हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग। और अभी तक जो है सॉलिड स्टेट में हम लोग अलग अलग टाइप के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन सबों के बारे में देखे। अरेंजमेंट्स के दरमियान जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं उनके बारे में देखे। रेडियस रेशियो के बारे में पढ़े। अब इन सारी बातों का जिक्र जो हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, यही सब के आधार पे अब हम लोग कुछ आयनिक कंपाउंड्स का जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यह जो टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर का अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या यूँ बोले कि पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉलिड स्टेट का कोई भी एग्जामिनेशन आप दो, इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने ही हैं, वह निश्चित है, फिक्स्ड है। इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। बहुत कुछ इसमें समझने वाला है, बहुत कुछ रटने वाला है। तो क्या है, कैसे इसको समझना है या कैसे इसको याद करना है, उसी को हम लोग देखेंगे। लेकिन है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में। इस टॉपिक को कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा कोई भी एग्जामिनेशन हो उस पर क्वेश्चन आना है। जैसे सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे NaCl, NaCl जिसको रॉक सॉल्ट भी बोला जाता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखो NaCl में 2 टाइप के आयन्स हैं, एक सोडियम आयन, दूसरा क्लोराइड आयन, Na+ और Cl-। क्या लिखे यहां कि Cl- आयन्स हैव CCP लैटिस, कि इसमें से जो क्लोराइड आयन्स है उसका CCP लैटिस है। इसका मतलब कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में क्लोराइड आयन्स कहां कहां प्रेजेंट रहेंगे, तो CCP लैटिस मतलब FCC लैटिस। और FCC लैटिस में पार्टिकल्स कहां कहां होते हैं, तो सारे कॉर्नर्स पे और प्रत्येक फेस का सेंटर पे। इसका मतलब एक क्यूबिक यूनिट सेल में सारे कॉर्नर्स और प्रत्येक फेस का सेंटर पे होंगे Cl- आयंस, मतलब क्लोराइड आयंस। अब ये सोडियम आयंस कहां रहेंगे, तो बोल रहा है कि जब Cl- का CCP लैटिस होगा तो उस दरमियान जो वॉइड्स क्रिएट होंगे, और उसमें से कौन सा वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो वे सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे कौन, सोडियम आयंस। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां कहां क्रिएट होते हैं, ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक बॉडी का सेंटर में बनता था और प्रत्येक एज का सेंटर में। तो एक क्यूब बनाओ, उस क्यूब का सारे कॉर्नर्स और प्रत्येक फेस सेंटर पे Cl- आयंस होंगे, और उसका बॉडी सेंटर और प्रत्येक एज का सेंटर पे होंगे Na+ आयंस, मतलब सोडियम आयंस। इसका फिगर जो है ना नोट्स में दिया हुआ है, उसको देखोगे और ये सब जो लिखा हुआ उससे मिलाओगे तो समझ में आएगा। अभी फिगर ड्रॉ करके बतलाना पॉसिबल नहीं है, काफी बड़ा हो जाएगा। और चूंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं CCP लैटिस क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसलिए नोट्स को देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाना है। आप चूंकि सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, और हम लोग जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, तो Na+ का भी 6 हो जाएगा। और फिगर में देखोगे तो जैसे Na+ के अगल बगल 6 Cl- आयंस है, उसी प्रकार से एक Cl- आयन के अगल बगल 6 Na+ आयंस दिखेंगे। नोट्स में जो फिगर है वहां से देखोगे तो, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। रेडियस रेशियो की बात करें हम लोग, तो रेडियस ऑफ सोडियम आयन या रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन तो आता है 0.525, और यह जो रेडियस रेशियो है 0.525, यह भी इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 होगा, अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होगा केटायन का, जो ऑलरेडी हम लोग रेडियस रेशियो में देख चुके हैं। अब यहां बात आता है कि उस यूनिट सेल में सोडियम आयन कितने होंगे और क्लोराइड आयन कितने होंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि Cl- आयन का CCP लैटिस है, CCP लैटिस मतलब FCC, और FCC में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 4। Na+ आयन कहां है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। हम लोग क्या जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या
पार्टिकल के संख्या के बराबर होता है। तो यदि पार्टिकल का संख्या 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होगा। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Na+ आयन है तो Na+ का संख्या 4 और FCC अरेंजमेंट Cl- का मतलब Cl- का भी संख्या 4। तो जब दोनों का रेशियो निकालोगे Na+ और Cl- का तो 4:4 मतलब 1:1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NaCl। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका नोट्स में है। अब जैसे NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से ग्रुप 1 मेटल के जो हेलाइड्स हैं सीजियम क्लोराइड को छोड़ करके या सीजियम के हेलाइड को छोड़ करके, जैसे पोटासियम क्लोराइड बचा, पोटासियम ब्रोमाइड बचा, सोडियम ब्रोमाइड, तो ये सभी का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से होता है। जैसे मान लो कि एग्जाम में KCl के बारे में पूछे तो जैसे यहाँ हम लोग Na+ की बात किए वैसे वहाँ K+ की बात करेंगे। Na+ मतलब केटायन, और जैसे यहाँ Cl- तो यहाँ भी Cl- ही है। समझ गए? तो इसको जो है याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड के बाद सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करें तो सीजियम क्लोराइड में मतलब कि अब 2 इसमें आयन हो गया, एक सीजियम केटायन है, दूसरा क्लोराइड एनायन है। इसमें क्या बोल रहा है कि क्लोराइड आयंस हैव सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या होता है? तो सिंपल क्यूबिक लैटिस भी हम लोग पढ़े हैं कि इसमें पार्टिकल्स केवल कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, ऐसा। तो ये जो कॉर्नर्स पे केवल पार्टिकल्स हैं ये सभी हैं क्लोराइड आयन। सीजियम आयन कहाँ है? तो सीजियम आयन क्यूबिकल वॉइड में है। क्यूबिकल वॉइड के बारे में क्या बताए हैं? क्यूबिकल वॉइड बनता है बॉडी सेंटर में, ऐसा बॉडी सेंटर में बनता है। तो यहां पे होगा सीजियम आयन। आप देख रहे हो कि जो सीजियम आयन यहां है 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ, 8 कॉर्नर से, क्योंकि अभी बॉडी सेंटर को ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो बॉडी सेंटर मतलब BCC अरेंजमेंट हो गया। और BCC में हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8। तो सीजियम आयन टोटल 8 Cl- आयनों से घिरा हुआ है, इसलिए सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। अब बचा एक क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन हम लोग क्या जानते हैं कि जो कॉर्नर पार्टिकल होता है वो 8 यूनिट सेल में बटा हुआ होता है। इसका मतलब कि यह पार्टिकल भी 8 पार्टिकल से घिरा हुआ रहेगा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाना है, 8 हो जाना है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 8 रहेगा। रेडियस रेशियो इस बार जो है 1 के आसपास है, तो 1 के आसपास रेडियस रेशियो होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही रहता है। और अब हम लोग बात करें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो Cl- का सिंपल क्यूबिक लैटिस है। सिंपल क्यूबिक लैटिस में हम लोग जानते हैं पर यूनिट सेल 1 पार्टिकल। सीजियम आयन क्यूबिकल वॉइड मतलब पूरा बॉडी सेंटर में है, जिसका कंट्रीब्यूशन 1। तो इस तरह से क्लोराइड आयन भी 1, सीजियम आयन भी 1, तो फॉर्मूला हो गया CsCl। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, तो देखो हर एक लाइन में क्वेश्चन है। पूछेगा कि NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सोडियम आयन का पोजीशन क्या है, ऑप्शन दे देगा CCP लैटिस, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो उसमें देगा हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड या ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऐसे करके। तो हर एक लाइन को याद रखना है। उसके बाद मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन इससे आता है कोऑर्डिनेशन नंबर का आता है कि NaCl है तो इसमें सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, क्लोराइड का कितना, रेडियस रेशियो वगैरह रेयरली ही आता है। मतलब ये 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो पर यूनिट सेल पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं एग्जाम में भी आ सकता है कि NaCl क्रिस्टल में पर यूनिट सेल सोडियम आयन का संख्या कितना, तो हम लोग कैलकुलेट किए 4 होता है। नोट्स में सब कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसका हर एक लाइन को याद कर लेना है। समझा हुआ तो है ही सारा चीज पहले से, तो हो जाएगा, बन जाएगा। तीसरा है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ZnS का मिनरल है जिंक ब्लेंड। इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर की यदि हम लोग बात करें जिंक ब्लेंड का, तो इसमें बोल रहा है कि सल्फाइड आयंस हैव CCP लैटिस। तो मैक्सिमम का CCP लैटिस ही होता है, मतलब FCC लैटिस बोला जाए। सल्फाइड आयन का कैसा लैटिस है, CCP या FCC लैटिस। तो Zn+ आयंस कहां प्रेजेंट रहेंगे, तो हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, TB टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब जरा गौर करोगे, सल्फाइड आयन CCP लैटिस है मतलब FCC, तो FCC लैटिस में पार्टिकल कितना होता है, 4। अब यदि पार्टिकल 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या पार्टिकल के संख्या का 2 गुना होता है, मतलब 8। तो 8 हुआ टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड, लेकिन जिंक आयन बोल रहा है कि हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में है, मतलब इसका आधा।
तो कितना हो गया 4। तो ये 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या है जिंक आयन, इसलिए दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग पढ़े हैं 4 होता है। रेडियस रेशियो 0.4 आता है और यह 0.4 जो है उस रेंज का है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। पर यूनिट सेल पार्टिकल का संख्या कितना, तो सल्फाइड आयन का एफसीसी लैटिस है तो पार्टिकल का संख्या हुआ 4, मतलब पर यूनिट सेल सल्फाइड आयन 4। और पर यूनिट सेल यदि जिंक आयन की भी हम लोग बात करें तो जिंक आयन भी 4 ही है। जिंक आधा टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं तो उसका हाफ हो जाएगा 4। तो जिंक भी 4, सल्फाइड भी 4, इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा ZnS, मतलब रेशियो 1:1 का आएगा। इसी से मिलता जुलता एक है ऊर्जाइट स्ट्रक्चर, ZnS ही इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट में अंतर है। अंतर क्या है कि जिंक ब्लेंड में सल्फाइड आयन का CCP लैटिस है, जबकि ऊर्जाइट में सल्फाइड आयन का HCP लैटिस होता है। बस इतना सा बात याद रखना है, HCP लैटिस होता है यहाँ। जिंक प्लस आयन कहाँ है, तो जैसे यहाँ आधा टेट्राहेड्रल वॉइड में था उसी प्रकार से यहाँ भी हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी सेम होता है। HCP लैटिस में पार्टिकल का संख्या 6 होता है, हम लोग पढ़े हैं, इसलिए सल्फाइड आयन का भी संख्या हो जाएगा 6। अब यदि पार्टिकल का संख्या 6 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2 गुना होता है, मतलब 12। लेकिन बोल रहा है कि इसका आधा में है कौन, Zn प्लस आयन, तो ये भी आ जाएगा 6। तो Zn आयन मतलब जिंक आयन जो है 6, सल्फाइड आयन भी 6, तो रेशियो 6:6 मतलब 1:1। तो यहाँ भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा ZnS। हम लोग पढ़े हैं पीछे कि यदि एक सिंगल कंपाउंड एक से अधिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करे तो इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते थे। जैसे ZnS का देखो 2 प्रकार का स्ट्रक्चर हुआ ना, जिंक ब्लेंड और ऊर्जाइट। अरेंजमेंट में अंतर है दोनों में, कंपाउंड एक ही है ZnS, फॉर्मूला यहाँ भी वही है वहाँ भी वही है, लेकिन अरेंजमेंट में अंतर है। तो यदि एक सिंगल कंपाउंड का मोर देन 1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल हो, मोर देन 1 अरेंजमेंट पॉसिबल हो, तो इसी को बोला जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि इन ऊर्जाइट स्ट्रक्चर द सल्फाइड आयंस हैव, ऑप्शन दे देगा BCC लैटिस, FCC लैटिस, HCP लैटिस, ऐसे अलग अलग। तो इसको डायरेक्ट रट लेना है, याद कर लेना है, वहीं से इसको जो है कर देना है तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन तो आना है इस टॉपिक से, गारंटेड है। अब यहां हम लोग बात करें फ्लोराइड स्ट्रक्चर की। कैल्शियम फ्लोराइड को ही बोलते हैं फ्लोराइड, मतलब यह कैल्शियम का एक मिनरल और हुआ, फ्लोराइड इसको बोलेंगे हम लोग। इसमें बोल रहा है कि कैल्शियम आयन जो है CCP लैटिस में है, कैल्शियम आयन CCP लैटिस। तो CCP लैटिस मतलब फिर से कैल्शियम आयन का संख्या कितना हो जाना है 4। फ्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फ्लोराइड आयन जो है सब टेट्राहेड्रल वॉइड में है। कैल्शियम आयन कहाँ है, CCP लैटिस में है। तो कैल्शियम आयन का CCP लैटिस मतलब संख्या इसका 4 हुआ, और यदि पार्टिकल का संख्या 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसका 2 गुना मतलब 8। और बोल रहा है कि सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में है, इसका मतलब कि F माइनस का संख्या हो जाएगा 8 और Ca2 प्लस का संख्या हो जाएगा 4। तो जरा रेशियो निकाल लो Ca2 प्लस और F माइनस का, तो ये है 4 और ये है 8, तो हो गया 1:2। तो फॉर्मूला बन गया CaF2, मतलब 1 कैल्शियम और 2 फ्लोरीन। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो F माइनस का टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया जा रहा है उसके द्वारा, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो F माइनस का तो 4 ही होगा। और जब इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखोगे नोट्स में तो वहाँ साफ साफ दिखेगा कि कैल्शियम आयन के अगल बगल 8 F माइनस आयंस हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाना है 8। तो इसको डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे कि फ्लोराइड में कैल्शियम जो है CCP लैटिस बनाता है, फ्लोराइड टेट्राहेड्रल वॉइड सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मेन है कैल्शियम आयन का 8 और फ्लोराइड आयन का 4। ऐसे और भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसी के जैसा, नोट्स में देखोगे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब एक कंपाउंड है सोडियम ऑक्साइड। इस सोडियम ऑक्साइड का अरेंजमेंट इससे जस्ट उल्टा होता है। इससे जस्ट उल्टा होने का मतलब क्या हुआ
कि इसमें जो केटायन है वो लैटिस बनाता है और एनायन वॉइड ऑक्यूपाई करता है। तो इसमें उल्टा है, इसमें एनायन जो है लैटिस बनाता है और केटायन जो है वॉइड बनाता है। या ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो डाइवैलेंट केटायन है, मतलब जिसका वैलेंसी 2 है, ये बना रहा है लैटिस, तो यहां भी जो डाइवैलेंट आयन है वो बना रहा है लैटिस, और जो मोनोवैलेंट आयन है F माइनस और यहाँ Na+, वो ऑक्यूपाई कर रहा है क्या, वॉइड को। तो इससे जस्ट उल्टा है, यहाँ केटायन का लैटिस बन रहा था तो यहाँ एनायन का लैटिस बनेगा। एनायन यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा था तो यहाँ केटायन ऑक्यूपाई करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर उलट जाएगा, इस बार Na+ टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ऑक्साइड आयन का हो जाएगा 8। संख्या यदि निकालोगे तो ऑक्साइड का CCP लैटिस है जिसमें 4 पार्टिकल्स होते हैं, Na+ सारे टेट्राहेड्रल वॉइड में मतलब 8, तो ऐसा हो जाएगा ना Na+ और O डबल-, तो ये है 8, ये है 4, तो 2:1, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na2O। ऐसा, तो ऐसे कितने हो गए, एक सोडियम क्लोराइड का हुआ, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, ओरजाइट, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड, टोटल 6। यही 6 मेन है। इसके अलावे नोट्स में 3-4 स्ट्रक्चर्स और हैं तो वे सभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ही टाइप है इसलिए नोट्स में उसको मेंशन कर दिया गया है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह 6 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड, ओरजाइट, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड। कुछ स्ट्रक्चर्स जो 1-2 और हैं हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर इसमें अब आता है रूटाइल स्ट्रक्चर, टिटेनियम 4 ऑक्साइड या टिटेनियम डाइऑक्साइड ना बोल सकते हो। इसमें टिटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 4, इसलिए इसका नाम हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा टिटेनियम 4 ऑक्साइड। टाइटेनियम या टिटेनियम जो पढ़ो एक ही चीज है। बोल रहा है कि इसमें से जो टाइटेनियम आयन है उसका ट्राइगोनल अरेंजमेंट होगा अराउंड ऑक्साइड आयन। जैसे यहां यदि ऑक्साइड आयन है तो इसके अगल बगल ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल के जैसा, देखो ऐसा ऐसा, तो यहां टिटेनियम आयन होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। ऑक्साइड आयन के अगल बगल ट्राइगोनल अरेंजमेंट होता है किसका, टिटेनियम आयन का। तो यदि यहां आप देखोगे तो ऑक्साइड के अगल बगल टोटल 3 टिटेनियम हुआ, तो इस ऑक्साइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। इसलिए देखो लिखा हुआ ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ऑक्साइड आयंस हैव ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट अराउंड टिटेनियम 4+ आयन। लेकिन अभी जो टिटेनियम है इसके अगल बगल जो ऑक्साइड आयंस होते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में होते हैं, मतलब एक इधर है, एक इधर हो जाएगा, फिर एक इधर हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो टिटेनियम के अगल बगल टोटल जो है 106 ऑक्साइड हो गए ना ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के लिए, इसलिए टिटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बात की, रूटाइल स्ट्रक्चर में जो टिटेनियम 4+ आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि उसके अगल बगल जो ऑक्साइड आयंस हैं उनका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है और ऑक्साइड आयन के अगल बगल जो टिटेनियम आयंस हैं उनका ट्राइगोनल अरेंजमेंट होता है, इसलिए ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अब एक मेन इसमें होता है, देखो इसके अलावा भी 1-2 और क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, वो नोट से ही देखोगे, एक लाइन पढ़ लोगे, वो सब उतना मतलब भी नहीं रखता है, बहुत अनकॉमन है, तो उसको नोट से डायरेक्ट पढ़ लोगे। ये नहीं कि सर छोड़ दिए, एक्चुअली वे एक लाइन के है, पढ़ने से हो जाएगा। मेन आप एक क्वेश्चन इससे कभी कदार आता है, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हम लोग लिखें इसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना वह प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा। जैसे NaCl है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का होता है 6, इसमें प्रेशर बढ़ा दो, ऊपर प्रेशर, तो ये बदल जाएगा सीजियम क्लोराइड के जैसा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। अरेंजमेंट देखो, प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, वही क्रिस्टल रहेगा। ये नहीं कि सोडियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड बन जाएगा, ऐसा नहीं है।
सोडियम क्लोराइड ही रहेगा, लेकिन इसका अरेंजमेंट हो जाएगा सीजियम क्लोराइड के जैसा। तो फिर जैसा अरेंजमेंट सीजियम क्लोराइड में हो जाएगा, जैसा कोऑर्डिनेशन सीजियम क्लोराइड का होगा वही फिर इसका हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से बढ़ करके हो गया 8। लेकिन इसी को उल्टा कर दो, अब यदि टेम्परेचर बढ़ा दिए तो फिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बदल जाएगा 6 में, मतलब सीजियम क्लोराइड बदल जाएगा किसमें, सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में। तो क्रिस्टल नहीं बदलता है, बल्कि उस क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वह अरेंजमेंट केवल चेंज होता है, इतना याद रखोगे। और यह भी एग्जाम में देखें कभी कभार, खास करके कंपटीशन वाला एग्जाम में जो है पूछा है, तो इसको याद रखना है। तो ये सभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम बताए, इसको भूलना नहीं है। और एक लास्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो है उसको हम लोग देखते हैं स्पाइनल्स स्ट्रक्चर। स्पाइनल्स स्ट्रक्चर, स्पाइनल जो है ना मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कंबाइंड रूप का एक मिनरल है। और आगे स्पाइनल पे बहुत स्टडी किया गया और फिर स्पाइनल को अलग अलग क्लास में बांटा भी गया है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यदि आया तो जनरली स्पाइनल से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आएगा यदि तो किस प्रकार का आएगा हम लोग उसको देखेंगे। स्पाइनल्स, तो देखो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का एक और MgAl2O4, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल। इसका नाम ही है इस मिनरल का स्पाइनल। अभी जो स्पाइनल्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल स्पाइनल्स और दूसरा इनवर्स स्पाइनल्स। देखो ये जो कंपाउंड है MgAl2 का वो 4, इसमें से क्या क्या है, तो एक Mg2+ है। Mg2+ को हम लोग बोलेंगे डाई पॉजिटिव आयन। फिर 2 एल्यूमिनियम आयन है, मतलब ट्राई पॉजिटिव आयन। और 4 ऑक्साइड आयन है। 4 क्या है, ऑक्साइड आयन है। ऐसा, तो ये 3 में से एक आयन का तो लैटिस होगा। पीछे कई बार बताए हैं कि जब कंपाउंड में एक से अधिक प्रकार के एलिमेंट हो तो उसमें से कोई एक टाइप का एलिमेंट लैटिस बनाता है और दूसरा जो है उसमें वॉइड ऑक्यूपाई करता है। तो तीनों में से कोई एक लैटिस बनाएगा। तो जितने भी स्पाइनल्स होते हैं ना सब में लैटिस बनाता है ऑक्साइड आयन, और हमेशा ही CCP या FCC लैटिस ही बनाता है। अब CCP और FCC में पार्टिकल्स का संख्या हमेशा 4 होगा, इसलिए कोई भी स्पाइनल्स हो उसमें ऑक्साइड आयन का संख्या हमेशा कितना होना है, 4 ही होना है। अब बच गए मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन, मतलब इसको हम लोग ऐसे बोले डाई पॉजिटिव आयन और ट्राई पॉजिटिव आयन। तो ये दोनों आयन्स ऑक्यूपाई करेंगे वॉइड्स को। कौन कौन सा वॉइड, तो 2 टाइप का वॉइड पढ़े हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये दोनों में से दोनों वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे ये आयन्स। अब कौन टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, कौन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, हम लोग को उसको देखना है केवल। और उसी के आधार पे जो है ना स्पाइनल्स का 2 कैटेगरी हुआ है, नॉर्मल स्पाइनल और इनवर्स स्पाइनल। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको बस यहां से देखो समझ में आ जाएगा। मान लें हम लोग कॉमनली इन जनरल कि A2+ है डाई पॉजिटिव आयन और B++ है ट्राई पॉजिटिव आयन। जनरल हम लोग मान लिए, जैसे यहाँ Mg2+ था तो A2+ मान लिए, Al++ था तो B++ मान लिए हम लोग। नॉर्मल स्पाइनल यदि होना तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे B2O4। B2O4 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और A को रखना है बाहर। और स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होता है याद रखोगे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। क्या ऑक्यूपाई करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही जो आयन है ये ऑक्यूपाई करता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये जो ऑक्साइड आयन है ये तो हमेशा बनाएगा CCP लैटिस। समझ गए क्या बोले सो,
कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में आयन है, चाहे वो डाई पॉजिटिव हो चाहे ट्राई पॉजिटिव हो, वो जो है ऑक्यूपाई करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड को। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो केटायन है वो ऑक्यूपाई करेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, और जो ऑक्साइड आयन है वो बनाएगा सीसीपी लैटिस। इन्वर्स स्पाइनल को रिप्रेजेंट करेंगे फिर ऐसे ABBO4, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सॉरी, ABBO4 नहीं, इसमें A अंदर चला जाता है, B और यहाँ ABO4, ऐसा समझोगे, आसान सा है। यहाँ A2+, B++, B++, A2+, B++, ठीक। हम क्या बोले कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, अंदर वाला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये ऑक्साइड का है सीसीपी लैटिस। तो सीसीपी लैटिस है मतलब इसका संख्या 4, तो उस हिसाब से टेट्राहेड्रल वॉइड 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का संख्या पार्टिकल के संख्या के बराबर होता है, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या पार्टिकल के संख्या का 2 गुना होता है। अब जरा यहां से तुम मिला तो ये जो A++ आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितना है 8, और A2+ आयन कितना है 1। इसका मतलब कि जो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे उसमें से कोई एक टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा कौन, A++ आयन। उसी प्रकार से ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल है 4, और यहाँ जो B++ आयन है कितना है 2, तो ये जो टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसमें से 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा B++ आयन, बाकी वॉइड खाली रहेगा वैसे ही, उसमें कोई पार्टिकल नहीं होगा। और ऑक्साइड का जैसे सीसीपी लैटिस है वैसे ही रहना है। सेम चीज अब यहाँ देख लो, यहाँ भी ऑक्साइड का सीसीपी लैटिस है, मतलब यहाँ भी टेट्राहेड्रल वॉइड 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा 4। तो जो ट्राई पॉजिटिव आयन है B++ आयन ये 2 है, और इसमें नॉर्मल स्पाइनल में दोनों ऑक्यूपाई कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। लेकिन जो इन्वर्स स्पाइनल होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। इन्वर्स स्पाइनल में जो एक ट्राई पॉजिटिव आयन है वो ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड को, और एक जो ट्राई पॉजिटिव आयन बच गया वो ऑक्यूपाई करेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो जो डाइपॉजिटिव आयन बचा A++, ये कहाँ रहेगा, तो ये भी रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। समझ गए क्या अंतर है? सो एकदम सिंपल सा है कि नॉर्मल स्पाइनल में डाई पॉजिटिव आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में और सभी ट्राई पॉजिटिव आयंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जबकि इन्वर्स स्पाइनल में क्या होता है कि जो ट्राई पॉजिटिव आयन है एक, सब नहीं, एक ट्राई पॉजिटिव आयन, मतलब टोटल में आधा, टोटल 2 था तो एक उसका आधा हुआ, तो जो आधा ट्राई पॉजिटिव आयन है वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी का बचा हुआ ट्राई पॉजिटिव आयन और एक डाई पॉजिटिव आयन वो सब रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्साइड का सीसीपी लैटिस होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहां से ऐसे ही आएगा, दे देगा कि एक कंपाउंड है, मान लो ऐसा दे दे FeAl2O4, ठीक, बोलेगा कि यह एक नॉर्मल स्पाइनल है, तो बतलाओ कि इसमें एल्यूमिनियम आयन का क्या अरेंजमेंट होगा। तो नॉर्मल स्पाइनल है, ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रहेगा, सिंपल सी बात है। Fe2+ का क्या अरेंजमेंट होगा, तो क्या अरेंजमेंट इसका होना है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। अब हम लोग जानेंगे कैसे कि कोई स्पाइनल नॉर्मल है या इन्वर्स है। तो इस नॉर्मल या इन्वर्स स्पाइनल को पहचानने के लिए हम लोग आगे का क्लासेस मतलब बीएससी या एमएससी में जाकर के पढ़ना है। 12th में इसका कोई नहीं है। 12th में जो क्वेश्चन आएगा केवल वो यही आएगा, स्पाइनल दे देगा, बता देगा कि नॉर्मल है या इन्वर्स, और उससे केवल पूछेगा कि बताओ अरेंजमेंट क्या होगा उसमें आयंस का। तो इसको याद रखोगे कि नॉर्मल स्पाइनल में क्या अरेंजमेंट होता है, इन्वर्स में क्या होता है। आइए से मतलब बीएससी एमएससी वगैरह में जब पढ़ना है हम लोग को कि नॉर्मल और इन्वर्स स्पाइनल पता कैसे करते हैं, वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वहाँ 3-4 स्पाइनल्स दे देते हैं और पूछता है कि कौन नॉर्मल है कौन इन्वर्स है। तो वहाँ की बात है। अभी जो हम लोग का आएगा इस लेवल तक, उसमें से बहुत भी आएगा तो यही आएगा, स्पाइनल दे देगा, बोल देगा कि नॉर्मल है या इन्वर्स, और पूछेगा इसमें आयन का अरेंजमेंट कि कौन सा आयन कहाँ
प्रेजेंट है, तो उसी के हिसाब से जो है उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो एक और लिखते हैं MgFe2O4, बोलेगा कि यह इन्वर्स स्पाइनल है, तो इन्वर्स स्पाइनल है तो Mg यहाँ डाई पॉजिटिव हुआ और Fe ट्रिपल प्लस ट्राई पॉजिटिव हुआ। पूछेगा जरा बताओ Fe ट्रिपल प्लस का क्या अरेंजमेंट है, तो इन्वर्स है, तो इन्वर्स में जो ट्राई पॉजिटिव आयन होता है दो जगह होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड में, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो बताना होगा कि इसमें एक आयरन आयन जो है मतलब फेरिक आयन Fe ट्रिपल प्लस वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है और दूसरा जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। Mg2 प्लस कहाँ है, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल में होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में इससे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जरूर इसको पढ़ोगे। पीछे का कोई चीज छोड़ दे रहे हो, जो लंबा लंबा कैलकुलेशन है तो चलेगा, वे सभी एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन यह जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बेहद इंपॉर्टेंट है, ना चाहते हुए भी इसको छोड़ना पॉसिबल नहीं है, पढ़ना होगा इसको किसी भी हाल में। नोट्स में लाइन बाय लाइन है, समझा ही दिए, नोट्स में फिगर भी है, तो फिगर को देख करके उसको मिलाओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आए गूगल वगैरह करके देखोगे, वहाँ कलर्ड स्ट्रक्चर होता है तो समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।